नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति पद पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। उनकी शक्तियां क्या हैं, चुनाव कैसे होता है और संविधान में क्या लिखा है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति पद के इस अहम विषय को समझना। तो सबसे पहले संवैधानिक आधार की बात करते हैं। अनुच्छेद 52 है ना, जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल, ये भाग 5 संघ की कार्यपालिका का मतलब पहला ही अनुच्छेद है। और इसके ठीक बाद अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो राष्ट्रपति में ही होगी। अच्छा। हाँ, और वो तीनों सेनाओं थल जल वायु के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। हालांकि ये शक्ति का प्रयोग वो संविधान के हिसाब से या तो खुद करते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए। व्यवहार में इसका मतलब है प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर। ठीक है, तो ये तो हुई संवैधानिक पोजीशन, लेकिन राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं? ये प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा लगती है। अनुच्छेद 54 में इलेक्टोरल कॉलेज का जिक्र है। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? हाँ, देखिए, ये सीधा चुनाव नहीं है। इसमें एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज वोट डालता है। इसमें होते हैं संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सिर्फ चुने हुए सदस्य, मतलब निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य नहीं? नहीं, मनोनीत सदस्य जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है वो इसमें वोट नहीं डालते। और राज्यों से? सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी सिर्फ निर्वाचित सदस्य यानी एमएलएस। और हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं पर विधानसभाएं हैं, उनके भी निर्वाचित विधायक वोट डालते हैं। ये 70वें संशोधन से जोड़ा गया था। तो इसका मतलब जो मनोनीत सदस्य हैं या फिर राज्यों में जो विधान परिषदें होती हैं उनके सदस्य यानी एमएलसीज वो वोट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। विधान परिषदें क्योंकि सब राज्यों में है नहीं, तो उनको शामिल करने से एकरूपता नहीं रहती। और मनोनीत सदस्य क्योंकि सीधे जनता से चुनकर नहीं आते, तो उन्हें भी इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। अब अनुच्छेद 55 जो चुनाव के तरीके के बारे में है, इसमें ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, ये सब क्या है? आसान शब्दों में समझाएंगे? देखिए, इसका मकसद ये है कि सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले और केंद्र यानी संसद और सभी राज्यों के वोटों का जो कुल वजन है वो लगभग बराबर हो। एकल संक्रमणीय मत का मतलब है कि वोटर वोट तो एक ही देता है, पर वो अपनी पसंद बता सकता है। पहली पसंद ये उम्मीदवार, दूसरी ये, तीसरी ये, ऐसे। और हर वोट की वैल्यू मतलब कीमत अलग अलग होती है। और सांसदों यानी एमपीज के वोट की वैल्यू? हर एमपी के वोट की वैल्यू बराबर होती है। अभी ये 700 है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक तरह का संतुलन बनाता है। अच्छा, उम्मीदवार बनने के लिए भी कुछ खास शर्तें हैं? सुना है पहले कोई भी खड़ा हो जाता था चुनाव में। हाँ, पहले नियम थोड़े ढीले थे। सिर्फ कुछ प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए होते थे। 1997 में नियम कड़े कर दिए गए। अब कम से कम 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक। अच्छा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक? जी हाँ, इससे ये सुनिश्चित हो गई थी केवल वही उम्मीदवार मैदान में आए जिनके पास कुछ गंभीर समर्थन हो। और अगर चुनाव में कोई गड़बड़ हो, कोई विवाद हो जाए तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 71 ये साफ कहता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही आखिरी माना जाएगा। चलिए, अब ये बताएं कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, योग्यताएं क्या क्या चाहिए? अनुच्छेद 58 में 4 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा, उसमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। और चौथा, वो किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। क्या होता है? मतलब कोई सरकारी नौकरी? देखिए, संविधान में इसकी कोई एकदम साफ परिभाषा नहीं दी गई है। संसद समय समय पर कानून बनाकर तय करती है कि कौन सा पद लाभ का माना जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर साफ किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री ये लाभ के पद पर नहीं माने जाते। इसीलिए वो अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, और पद के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होंगी? बिल्कुल। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा सदस्य चुना जाता है तो राष्ट्रपति बनते ही उसकी वो सीट खाली समझी जाती है। वो कोई दूसरा लाभ का पद भी नहीं ले सकता। और बहुत जरूरी बात, उनके कार्यकाल के दौरान उनका वेतन भत्ता कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शपथ क्या लेते हैं और उन्हें शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई दिलाते हैं। अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होते हैं वो दिलाते हैं। और शपथ होती है संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की, मतलब उसे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की, साथ ही भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहने की। ये बहुत महत्वपूर्ण शपथ है। कार्यकाल कितना होता है इनका? अनुच्छेद 56 के हिसाब से
पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक। ध्यान देने वाली बात है, तारीख पद ग्रहण करने की गिनी जाती है, चुनाव जीतने की नहीं। क्या 5 साल से पहले भी पद खाली हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 3 मुख्य वजह हैं। अगर मृत्यु हो जाए, या वो खुद त्यागपत्र दे दें, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, जो तुरंत लोकसभा स्पीकर को बताते हैं, या फिर उन्हें महाभियोग के जरिए हटा दिया जाए। अगर पद अचानक खाली हो जाए, जैसे मृत्यु या इस्तीफे से, तो क्या होता है? क्या उपराष्ट्रपति परमानेंट राष्ट्रपति बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 62 कहता है कि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी व्यवस्था है। 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी होता है। और जो नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये अमेरिका से अलग व्यवस्था है। वहां वाइस प्रेसिडेंट बचे हुए टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है भारत में? हाँ, अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है, और इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार। हालांकि परंपरा यही रही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना। अमेरिका में तो सिर्फ 2 बार की सीमा है। आपने महाभियोग का जिक्र किया, यानी इम्पीचमेंट। ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। ये कैसे काम करती है? जी, अनुच्छेद 61 में इसका पूरा ब्यौरा है। महाभियोग का सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण, यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अतिक्रमण क्या है, ये संविधान में कहीं बताया नहीं गया है, तो इसकी व्याख्या काफी हद तक संसद पर निर्भर करती है। प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? किसी भी सदन में? हाँ, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन इसे शुरू कर सकता है, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के दस्तखत होना जरूरी है, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना भी अनिवार्य है। फिर अगर एक सदन प्रस्ताव पास कर देता है, तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या करवाता है। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजने का पूरा हक होता है। ये इसे एक तरह की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बनाता है। और फिर फाइनल फैसला कैसे होता है? अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के, ध्यान दीजिएगा, कुल सदस्य संख्या के, न कि सिर्फ उपस्थित और वोट देने वालों के, कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तो राष्ट्रपति को उसी वक्त पद से हटावा मान लिया जाता है। ये बहुत ही कड़ा बहुमत है। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है? नहीं, भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ है। ये प्रक्रिया बहुत गंभीर है। एक और बात, राष्ट्रपति चुनाव में तो राज्यों के विधायक भी वोट करते हैं, पर महाभियोग में सिर्फ संसद के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत, दोनों ही हिस्सा लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं का इसमें कोई रोल नहीं है। समझ गए। चलिए, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स से शुरू करते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, अनुच्छेद 53 के हिसाब से संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, लेकिन असली कहानी अनुच्छेद 74 में है। वो कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। ये सलाह हमेशा से बाध्यकारी थी, मतलब राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था इमरजेंसी के दौरान, उसने इसे पूरी तरह बाध्यकारी बना दिया था। इससे राष्ट्रपति की भूमिका बहुत सीमित हो गई थी। लेकिन फिर 44वें संशोधन 1978 में राष्ट्रपति को थोड़ी सी शक्ति वापस दी गई। अब वो कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अच्छा, एक बार वापस भेज सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर कैबिनेट दोबारा वही सलाह भेज दे, चाहे बिना किसी बदलाव के, तो फिर राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ेगी। तो असल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही असली कार्यपालिका है। बिल्कुल। अनुच्छेद 73 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, आमतौर पर लोकसभा में जिसे बहुमत हासिल हो, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और सारे सरकारी काम? हाँ, भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। अनुच्छेद 77 ये कहता है। और अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बताता है कि वो कैबिनेट के फैसलों और प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को देते रहें। ठीक है, अब विधायी यानी लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। कानून बनाने में क्या रोल है राष्ट्रपति का? देखिए, अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना एक्ट यानी कानून नहीं बन सकता। और संसद के गठन और उसके चलने में भी उनका रोल है? हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा वाले क्षेत्रों से। लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने वाली व्यवस्था अब खत्म हो गई है। वो संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। अभिभाषण भी देते हैं?
जी, हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और अगर किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति न बने तो वो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। बिलों पर सहमति देने के मामले में राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं, है ना? हाँ, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं। जब कोई बिल उनके पास आता है, पहला, वो बिल को अपनी मंजूरी दे दें तो वो कानून बन जाता है। दूसरा, वो अपनी मंजूरी रोक लें। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ऐसा होने पर बिल वहीं खत्म हो जाता है। ये आमतौर पर प्राइवेट मेंबर बिल या जब सरकार बदल जाए तब होता है। और तीसरा, अगर वो मनी बिल नहीं है तो उसे संसद को एक बार फिर से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास करके भेज दे, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है। एक पॉकेट वीटो भी सुना है मैंने। हाँ, ये एक दिलचस्प चीज है। संविधान में ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को कितने समय के अंदर बिल पर फैसला लेना है। अमेरिका में 10 दिन की लिमिट है, पर भारत में नहीं। तो राष्ट्रपति चाहें तो किसी बिल पर ना हाँ कहें ना, बस उसे अपनी जेब में, मतलब अपने पास, अनिश्चित काल के लिए रख लें। इसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। क्या इसका इस्तेमाल हुआ है कभी? हाँ, एक बहुत मशहूर किस्सा है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। सरकार ने बिल पास कर दिया था, पर राष्ट्रपति ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। वो बिल फिर कभी कानून नहीं बन पाया। अच्छा, ये तो काफी पावरफुल है। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में ये राष्ट्रपति को एक तरह का वीटो दे देता है। हालांकि मनी बिल पर यह लागू नहीं होता। मनी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होता है, तो उसे वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। हाँ, रोक जरूर सकते हैं। और संविधान संशोधन बिल पर तो 24वें संशोधन के बाद उन्हें सहमति देनी ही होती है। एक और बड़ी शक्ति है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की। ये क्या है? अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति को तब कानून बनाने की शक्ति देता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हालात ऐसे हैं कि तुरंत कोई कदम उठाना, मतलब कानून बनाना जरूरी है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसकी ताकत कानून जितनी ही होती है? बिल्कुल। अध्यादेश का वही असर होता है जो संसद के कानून का होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होता है, उसके 6 हफ्तों के अंदर इसे संसद से पास करवाना पड़ता है, वरना यह खत्म हो जाता है। तो इसकी मैक्सिमम उम्र कितनी हुई? क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता और सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्ते का समय मिलता है, तो एक अध्यादेश की अधिकतम उम्र हुई 6 महीने और 6 हफ्ते। और हाँ, अध्यादेश को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि क्या इसे जारी करने की वाकई जरूरत थी। अब आते हैं न्यायिक शक्तियों पर। क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72, ये काफी चर्चा में रहती है। जी हाँ, ये राष्ट्रपति की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। वो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, पार्डन, या सजा का रूप बदल सकते हैं, कम्यूटेशन, जैसे फांसी को उम्र कैद में, या सजा की अवधि कम कर सकते हैं, रेमिशन, या खास हालात में सजा कम कर सकते हैं, रेस्पाइट, या सजा पर टेम्पररी रोक लगा सकते हैं, रिप्रीव। इसमें कोर्ट मार्शल की सजाएं और मौत की सजा भी शामिल हैं। और जजों की नियुक्ति में भी उनका रोल है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि ये अब कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्य के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वित्तीय, सैन्य और कूटनीतिक शक्तियां भी हैं, संक्षेप में बताएं उनके बारे में। हाँ, बिल्कुल। वित्तीय शक्तियों में सबसे अहम है बजट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में रखवाना। मनी बिल पेश करने से पहले उनकी सहमति जरूरी है। हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं और देश की आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकालने की अनुमति भी वही देते हैं। और सेना के कमांडर? जी, वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। युद्ध या शांति की घोषणा भी वही करते हैं, हालांकि ये संसद की मंजूरी से होता है। और कूटनीतिक तौर पर सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राजदूतों की नियुक्ति और दूसरे देशों के राजदूतों का स्वागत भी वही करते हैं। और आखिर में आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बेशक, संविधान 3 तरह की इमरजेंसी का प्रावधान करता है और तीनों की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। पहला, अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल। ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन से जोड़ा गया था। पहले आंतरिक अशांति था। दूसरा, खुशकिस्मती से भारत में आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। इन शक्तियों के इस्तेमाल के संदर्भ में कुछ राष्ट्रपतियों का कार्यकाल ज्यादा यादगार रहा है, जैसे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने, और उन्हें तो राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल गया था। कुछ दुखद पल भी रहे हैं। जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए ही हुई थी। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, और जस्टिस एम हिदायतुल्लाह अकेले ऐसे सीजेआई रहे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। वीवी गिरी का चुनाव वो काफी नाटकीय था शायद। हाँ, 1969 का चुनाव। जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फिर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी उस वक्त बंटी हुई थी। कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने को कहा और वीवी गिरी जीत गए। ये दिखाता है कि कैसे अंदरूनी राजनीति भी राष्ट्रपति चुनाव पर असर डालती है। और वही नीलम संजीव रेड्डी बाद में निर्विरोध चुने गए। कमाल है। बिल्कुल, ये भारतीय राजनीति की एक और अनोखी बात है। 1977 में जब चुनाव हुए तो वो अकेले उम्मीदवार थे और निर्विरोध चुन लिए गए। आज तक अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। जी हाँ, डॉक्टर कलाम अपनी सादगी और खासकर युवाओं से जुड़ाव के लिए बहुत लोकप्रिय हुए। फिर प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, और अब वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति। ये दिखाता है कि ये पद कितना समावेशी हुआ है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक मुखिया का है। चुनाव का तरीका भले ही थोड़ा जटिल लगे, पर वो राज्यों और केंद्र के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, और उनकी शक्तियां भले ही ज्यादातर कैबिनेट की सलाह पर निर्भर करती हैं, लेकिन पूरी तरह नाम मात्र की नहीं है। वीटो पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान और खासकर इमरजेंसी के वक्त उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये कहना कि वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है शायद सही नहीं होगा। ज्ञानी जैल सिंह का उदाहरण है हमारे सामने। तो इसका मतलब यही निकलता है कि संविधान में जो लिखा है और असलियत में जो राजनीति चलती है, उसके बीच एक महीन संतुलन हमेशा काम करता रहता है। राष्ट्रपति पद कितना प्रभावी होगा, ये उस पद पर बैठे व्यक्ति और उस समय के राजनीतिक हालात पर भी बहुत निर्भर करता है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात सोचने वाली ये है कि राष्ट्रपति पद की इतनी गरिमा और शक्तियों के बाद भी हमारी संसदीय व्यवस्था में असली कार्यकारी ताकत प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास ही है। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों भूमिकाओं के बीच तालमेल और संतुलन हमारे लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है, ये हमेशा एक विचारणीय मुद्दा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।